हेलो फ्रेंड्स। तो आज 19 जून है 2021। तो आज स्टार्ट करते हैं हम एक कोट से। ये कोट बहुत इम्पोर्टेंट है। आइदर यू विन और लर्न, यू नेवर लूज। एक एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड। कोई भी काम करते हैं, या तो हम इसमें जीत गए, काम पूरा हो गया, या फिर अगर नहीं उसमें हम नहीं सफल हो चुके तो कुछ लर्न करते हैं। तो इसको और फेल से अच्छा है लिखना कि हम और लर्न लिखें, यानी हम कुछ सीखे हैं और आगे फिर मेहनत करेंगे और चीज़ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो एटीट्यूड निकलता है, आइदर यू विन और फेल और लूज। लेकिन ये एक निगेटिव अप्रोच है। सबसे अच्छा अप्रोच ये है, आइदर यू विन और लूज। या तो आप जीतते हैं या सीखते हैं। इस एटीट्यूड के साथ ही आपके लाइफ में और कोई भी काम करे हुए एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले। तो आज का कोट हम लोग यही रखे हैं, तो यू कैन लर्न फ्रॉम इट। अब आते हैं अपने हिंदी एडिटोरियल के एनालिसिस पे। तो आज का तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू होते चला जा रहा है, और इसमें हम लोग देखेंगे SC रिफ्यूजल टू इंटरवेन इन SC रूलिंग ऑन स्टूडेंट एक्टिविस्ट बिल। जो हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टिविस्ट को, 3 जो स्टूडेंट थे जिन्होंने CA के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था, उनको गवर्नमेंट ने UAPA के अंडर में अरेस्ट कर लिया था। जो सेक्शन था 43D5 के अंतर्गत। तो मगर हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दिया कि ये उनका डिसेंट था, और डिसेंट और एक जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगेंस्ट में है, UAPA के अंदर, दोनों में अंतर है। उसने ग्रांट बेल कर दिया हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। और उसके बाद क्या, दिल्ली पुलिस चले गए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता क्या इस पे उनका है स्टेटमेंट। द इशू इज इम्पोर्टेंट, इट हैज पैन इंडिया रेमिफिकेशन मतलब इम्पैक्ट, इफेक्ट। देयर आर मेनी क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड हियर, वी वांट टू डिसाइड इट फॉर द गुड ऑफ द इंटायर कंट्री। तो इन्होंने कहा कि जो भी इसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है उसका रेमिफिकेशन पूरे देश पे जाएगा, जो भी इसमें डिसीजन लिए जाएंगे। और इधर देखिए तुषार मेहता जो भी सॉलिसिटर जनरल हैं, द इंटायर UAPA वाज टर्न ऑन इट्स हेड मतलब कि अपोजिट ही हो गया, अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिट्यूशन के अलग ही अपोजिट हो गया। द हाई कोर्ट जजमेंट में बी यूज बाई अदर बुक्स अंडर द UAPA टू गेट बेल। इन्हों का कहना है कि अब इस जजमेंट का बहुत लोग इसका फायदा भी उठाएंगे। जो रियल में UAPA के अंडर में अरेस्ट हुए हैं वो भी चाहेंगे कि नहीं, मेरे ये डिसेंट था, अब हमको भी बेल चाहिए। तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से एक एडवोकेट है, इन्होंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपना पक्ष रखा। तो पढ़ते हैं इस आर्टिकल को। The Supreme Court on Friday did not intervene in the Delhi High Court decision granting bail to the student activists Devangana Kalita, Natasha Narwal, and Asif Iqbal, but said that the High Court's order of June 15 would not neither be treated as a precedent in any proceeding nor be relied on by the parties। तो इसका मतलब कि नहीं कि एक सेट एग्जाम्पल की तरह नहीं लिया जाएगा और ना ही इस पर डिपेंड किया जाएगा। हो सकता है कुछ को कल और केस हो तो उसको अलग तरीका से देखा जाएगा, इस बेस पर ही नहीं देखा जाएगा कि हाँ सबको बेल दे दिया जाए, या इसी तरह से नहीं देखना चाहिए। एक एग्जाम्पल्स नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है। इट इज क्लैरिफाइड दैट द रिलीज ऑफ द रेस्पोंडेंट स्टूडेंट एक्टिविस्ट ऑन बेल इज नॉट बी इंटरफेयर एट दिस स्टेज। द इम्प्यूड जजमेंट, जो कि रेमिफिकेशन हुआ है, जो कि बहुत ही क्वेश्चन किया गया इस जजमेंट पे, जिसको इम्प्यूड मतलब कि जो क्वेश्चन, जो भी डिसीजन है उसको क्वेश्चन किया गया। जजमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ए प्रेसिडेंट, मे नॉट बी रिलाइड ऑन अपन एनी ऑफ द पार्टीज इन ऑफ द प्रोसीडिंग। तो इस पर जरूरी नहीं कि इसको एक प्रेसिडेंट की तरह देखा जाएगा कि हाँ कुछ भी केस होगा UAPA के
रिलेटेड, तो इसको इस केस को भी इन्वॉल्व किया जाएगा कि इसमें ऐसा हुआ तो इसलिए इसको ग्रांट बेल मिलता नहीं, उसको अलग तरीके से देखा जाएगा। The three students were granted bail by the High Court after a year incarceration in Tihar jail. Incarceration मतलब prison थे तिहाड़ जेल। They were accused of offences under the draconian unlawful। ड्रैकोनियन मतलब कि बहुत ही मतलब कि जो कि स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके अगेंस्ट में, जो कि एक बेसिक्स जो सोशल लाइंस है, पॉलिटिकल लाइंस है, उस पर बेस्ड नहीं है वे। अनलॉफुल एक्टिविटीज UAP in connection with the Northeast Delhi riots, which broke out after a protest against the Citizen Amendment Act turned violent last year. The High Court accused the police of blurring the line between terrorist act and the UAPA and students' right to protest against law. तो टेररिस्ट एक्ट क्या है और डिसेंट क्या है, इसके बीच में गवर्नमेंट ने ब्लर कर दिया था, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने इसको दोनों को क्लियर किया कि टेररिस्ट एक्ट किसको कहेंगे और प्रोटेस्ट किसको कहें। The entire UAPA was turned on its head along with the Constitution. Solicitor General Tushar Mehta objected in the Supreme Court on Friday during the appeal hearing. उन्होंने स्टेटमेंट को दिया कि अब तो इसका कोई भी फायदा उठा लेगा, कोई मतलब ही नहीं रहा UAPA एक्ट का। अब तो जो कि अब कॉन्स्टिट्यूशन जो कि UAPA एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट मतलब साथ में ही था कि जो भी नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में है उनको अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन जो जजमेंट आया वो बहुत अपोजिट ही हो गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अपोजिट भी है और UAPA के अपोजिट भी है, ऐसा तुषार मेहता जी का कहना है, जो सॉलिसिटर जनरल है। द इशू इज इम्पोर्टेंट, इट हैज़ पैन इंडिया मीन्स ऑल इंडिया रेमिफिकेशन। इसका जो प्रभाव पड़ेगा पूरे कंट्री पड़ेगा। देयर आर मेनी क्वेश्चन इन्वॉल्व हियर, वी कांट बी डिसाइड टू इट फॉर द गुड फॉर द इंटायर कंट्री। लेकिन जो इसमें जो जस्टिस गुप्ता इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो ये जजमेंट आया है पूरे कंट्री पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, सही ही है। हमेशा हो सकता है कुछ में सही UAPA के एक्ट के अंदर आ जाए, जो टेररिस्ट एक्ट हो, तो इसको एज ए प्रेसिडेंट नहीं दिखेंगे। Mr. Mehta argued that 53 people died and 700 were injured in the riots. The right to protest doesn't mean the right to kill and haul bombs. तो तुषार मेहता कहता है कि इसका प्रोटेस्ट का मतलब कि जो राइट हुए थे उसमें इतने पीपुल मर गए थे और इतने इंजर्ड हुए थे। राइट टू प्रोटेस्ट का मतलब नहीं होता है कि आप किसी को मार दे या बम उस पर छोड़े। If the protests were held on the perceived belief the CA was against a particular community, then the lady who assassinated former prime minister C, तो क्या हुआ था आप जानते, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का जो वहाँ पर मर्डर हुआ था, तो कैसे मर्डर हुआ था? बॉम्बिंग से, वुमन बॉम्ब से लेडीज़ ने किया था। तो लेडीज़ को भी जो भी तमिलनाडु का इशू था उस समय, श्रीलंका तमिलनाडु का इशू, उसको भी एक डिसेंट था, लेकिन डिसेंट में उसने किल कर दिया प्राइम मिनिस्टर को ही। तो वही तुषार मेहता का कहना है कि उसको भी तो एक डिसेंट था, उसको भी तो प्रोटेस्ट करना था, लेकिन प्रोटेस्ट उसने क्या किया, किल किया और प्राइम मिनिस्टर को ही मार दिया, बहुत लोग और भी मर गए। तो ये इनजस्टिस है, ऐसे उन लोगों को छोड़ देना, ग्रांट बिल कर देना, इस पर नहीं है। डिसेंट का फॉर्म इतना खतरनाक हो गया, तो ये इन्होंने अपना आर्गूमेंट रखा जो इसे रिलेट कर रहे हैं कि जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को मार दिया गया, इन लोगों में ने भी इतने लोग मरे हुए हैं, तो इनको अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट का अपना था कि नहीं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, डिसेंट किया था, अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ कि उन्हीं कारण इतने मरे लोग। पुशिंग फॉर ए स्टे ऑफ द जजमेंट, ही सेड दैट 3 स्टूडेंट में रिमेन आउट बट द जजमेंट में बी यूज्ड बाय अदर्स बुक्ड अंडर दी एपेथ। कह रहे कि बिल तो मिल गया इनको क्योंकि प्रूफ नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी को मिल जाएगा और इसके अंदर काम चलते रहेगा और इस पर एक्ट होते रहेगा। तो ये देखिए बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो चुका है, और इसमें देखते हैं आगे क्या क्या न्यूज़ आ रही है, क्योंकि इतने कंट्रोवर्सी होने के बाद और भी जजमेंट आएंगे, जो भी इसमें क्या क्या आगे अपने एडवोकेट बता रहे हैं कि इस विषय में क्या करना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट इशू पे, व्हाट नीड्स टू बी डन विथ वैक्सीन। See, policy approaches must strike a balance between the achievement of health goals and exigency. Exigency मतलब emergency of supply constraint. See,
तो इसमें क्या है कि पहले तो अचीवमेंट क्या है, एक बैलेंस करना पड़ेगा, हमारा हेल्थ गोल्स क्या है डिटरमाइन करना पड़ेगा। उसके बाद से जल्दी हमको सप्लाई भी करना पड़ेगा। कोई भी वैक्सीन है, जो मेडिकल इक्विपमेंट है, उस चीज़ को कैसे हम मेकअप करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जो भी एस्ट्राजीन वैक्सीन है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर इसका दोनों डोज पड़ जाए तो ये 79% तक इफेक्टिव है। पहला डोज तो 64% है, इसके बाद 79% तक ये इफेक्टिव है। नाउ उसके बाद क्या होता है कि ये कोविड का जो भी इन्फेक्शन का जो भी लिमिट है उसको भी कम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं वैक्सीन डेटा। सो क्या होता है कि जो भी ये वैक्सीन का टेस्ट किया गया इतने स्टाफ पे, तो उन लोगों पे अच्छा से काम किया, और इसका जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है वैक्सीन का वो 92% है। और ऑक्सीजन मतलब कि जो लोगों ने डोज ले लिया उनको मतलब 92%, मतलब उतने लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही थी और ना ही इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को डोज को लिया जाए, लेकिन सप्लाई भी उस रेशियो में होना चाहिए। और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि फॉर society, however, beyond the needs to public health, ability to go back to productivity and social interaction also matter. This different needs require policy approaches that balance the achievement of health societal goals with the potential effect and the exigency of supply. बस यही नहीं है कि वैक्सीन हम लोग दे दिए और इसका मतलब कि वो हम लोग सुरक्षित हो गए, हमारा काम हो गया, नहीं। उसके बाद हमारे सोसाइटी का भी है, पब्लिक हेल्थ का भी है, एबिलिटी टू गो बैक टू प्रोडक्टिविटी एंड सोशल इंट्रैक्शन, ये भी मैटर करता है कि सोशल इंटरेक्शन कितना हो रहा है। और उसके बाद तो सप्लाई का तो मैटर है ही। और ये सब चीज़ें करेंगे तो क्या होगा, तब स्लो स्पीड इस सब का हो जाएगा और बाकी जो स्प्रेड हो रहा है कोरोना में उसमें कमी आएगी। अब एक कॉन्सेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है कि इतने लोगों को वैक्सीन मिल चुका है, तो इनमें क्या होगा कि इनमें जो होगा वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, और कुछ लोग बचेंगे भी, क्या होगा, वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तो एक आदमी को देने से वैक्सीन नहीं होगा, बहुत लोग, एक जैसे पॉपुलेशन है इंडिया का, बहुत पोर्शन में देना पड़ेगा हम लोग को वैक्सीन, तब जाके एक हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। इतने से थोड़े से देकर ऐसा नहीं हो सकता है कि हर्ड कम्युनिटी का हो जाएगा और उसको स्प्रेड नहीं करेगा। इसलिए लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी वैक्सीनेटेड एट प्रॉपर टाइम। सो नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इट इज़ क्लियर दैट द अर्लियर प्लान टू वैक्सीनेट ए स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोसेस इज नॉट अप्रोप्रिएट। सही है, देखिए स्मॉलर पॉपुलेशन को देने से कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट कम से कम 85% ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी वैक्सीनेटेड। तो इतना नेसेसरी है कि इतने परसेंट लोग को देंगे तब हर्ड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। अब उसके लिए हमें क्या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स दोनों लेके चलेंगे। तो शॉर्ट टर्म्स में क्या करेंगे, सबसे पहले तो उनको वैक्सीन देंगे जो हाई रिस्क पे हैं और जल्दी से मर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे कोमोर्बिडिटीज़ पे, जिसको मेरिटल से हाइपरटेंशन का रिस्क है, हाई शुगर है, उन लोगों को देंगे तब ठीक हो सकते हैं। और गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एज वाइज बांध दिया है। तो देखिए एज जो 45 साल से ऊपर 360 मिलियन है, और जो भी एज को बाद वो ज़्यादा नहीं है। उससे क्या होता है कि दिक्कतें होती हैं, बट द ओपनिंग ऑफ द STS के पेस विद सप्लाई, जितना चाहिए सप्लाई जिस पेस में चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट हैज़ नॉट रिवील ए क्लियर रोडमैप, और गवर्नमेंट ने क्लियर रोडमैप नहीं बताया है कि कैसे कैसे वैक्सीन दी जाएंगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं रहने पर क्या होते हैं, समाज में लोगों को एक कन्फ्यूजन हो जाएगा, अवेलेबिलिटी कितना है, डाउट होगा, फियर होगा, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, वाइड स्प्रेड, ये सब जितने भी है चीज़ें स्प्रेड होगी जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो एक क्लियर रोड मैप देना बहुत ज़रूरी है सरकार का। और उसमें भी जो इस बार हुआ है रूरल एरिया में ज़्यादा ही स्प्रेड कर गया है, तो वहाँ पर कैसे डिलीवरी हो उसके विषय में ज़्यादा ही सोचना पड़ेगा। और एविडेंस मॉडल्स, गुड डाटा, तो जो भी हमारे डाटा इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे कैसे स्प्रेड किया जाए, कैसे कैसे टैकल किया जाए। एक पिछले एक एडिटोरियल में बताया गया था, एक ऐसा ग्रिड बनाया जाए कि इंफॉर्मेशन क्लाउड कंप्यूटिंग बनाया जाए टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करके,
कि हम कैसे कैसे इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, कम्युनिटी जो लीडर्स हैं शुड बी एम्पावर्ड विद इंफॉर्मेशन। तो पहले तो कम्युनिटी जो लीडर हैं उनको इंफॉर्मेशन किया जाता है, वो जो भी उस सोसाइटी में उस एरिया में उनको एक अच्छा इंफॉर्मेशन मिले और एक एविडेंस के बेस पर मॉडल हम लोग को गुड डेटा तैयार करना। वैक्सीनेशन पॉलिसी मस्ट बी अडेप्टेड क्विकली फॉर द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। जितना जल्दी हम लोग करेंगे इसको स्प्रेड करने से रोक सकते हैं। और कुछ प्रोफेशन होते हैं, टीचिंग में क्या होता है, और भी कुछ प्रोफेशन है जहाँ पे क्राउड होने का ज़्यादा चांस है, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। नाउ फाइनली उसमें देखते हैं द गवर्नमेंट मस्ट ट्रस्ट इट्स सिटीजन एंड शेयर द इन्फॉर्मेशन। मेन तो इन्फॉर्मेशन है क्या क्या टोटल स्टेप ले रही है सरकार, टोटल डेटा कितना है वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। नहीं तो ऑलरेडी देखे हैं कि इसके कारण से एंजाइटी, डिप्रेशन, वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी, डाउट, फियर होता है। A notable aspect of pandemic, the absence of credible data from the government. This has led to this speculative idea based on poor and poorly understanding of information and misinformation. तो इसके कारण ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, इन्फॉर्मेशन के कारण मिस मैनेजमेंट जो हो रही है। द मैनेजमेंट ऑफ द पैंडेमिक हैज़ बीन सीवियरली इम्पैक्टेड बाय दिस लैक ऑफ ग्रैनुलर इन इंटरप्रीडेटेबल एक्शनेबल डाटा। जिस एक्शन को एक तो इन्फॉर्मेशन को नहीं हम डिसेमिनेट किए हैं विद इन द टाइम लिमिट, और इसके चलते जो भी कन्फ्यूजन हो रही है वो ज़्यादा क्रिएट कर रही है प्रॉब्लम, पैनिक लोग ज़्यादा हो जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। अब आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पे। अब देखिए यहाँ पर जो है, इन इंडिया लुकिंग बियॉन्ड द बाइनरी टू ए स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली इस ए डिले इन द प्रोविजन ऑफ मैरिज राइट्स टू सेम सेक्स कपल्स वुड फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। तो क्या कर रहा है कि फाउल मतलब कि ट्रबल कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को देने में। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अभी भी जो इंडिया में सेम सेक्स मैरिज पे सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें गवर्नमेंट उसको डिले कर रहा है कि अभी पेंडेमिक है, कोविड है, पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ उस पर फोकस किया जाए, इस पर नहीं किया जाए, इसको डिले कर रहा है। लेकिन इसमें भी एडिटर ने अपना पक्ष रखा है कि अभी पेंडेमिक के सिचुएशन में एक दूसरे को ज़रूरत है। अगर इस समय इस चीज़ को लटकाया जाए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे रहा है उसको इसलिए ट्रबल हो जाएगा जितना डिले करेंगे इस चीज़ों को। तो वो बता रहा है बाइनरी टू स्पेक्ट्रम सी। तो देखने का नज़रिया क्या है, मैन एंड वुमेन बाइनरी है, या तो मैन या वुमेन। जैसे 0-1 कंप्यूटर में बाइनरी होता है, जैसे मैन या वुमेन। तो लेकिन कह रहा है कि हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए, हमें स्पेक्ट्रम की देखना चाहिए। स्पेक्ट्रम मतलब कि वेरियस कलर का जो स्पेक्ट्रम होता है, जैसे तो इसको लिया है एक LGBTQIA। तो हमें इससे बियॉन्ड जाके सोचना पड़ेगा कि ये भी इनका भी राइट है, बस नहीं है। तो पढ़ते हैं इसको मेन पॉइंट को। इट ओवरलुक द बेसिक नोशन दैट द प्लाइट ऑफ द पर्सन इन द सेम सेक्स एंड क्योर रिलेशनशिप लुकिंग आफ्टर ईच अदर विदाउट द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूचुअल रिलेशनशिप वाज एक्सर्बिटेड। मतलब और ख़राब हो गया है बाय द पेंडेमिक। जो उनका रिलेशंस, उनको जो चाहिए राइट्स चाहिए एक दूसरे को टेक केयर करने के लिए सेम सेक्स मैरिज के लिए, पेंडेमिक के कारण तो और ख़राब हो ही चुका है। और ऊपर से जो राइट नहीं मिल पा रहा, केस लैंग्वेज कर रहा है, तो उनके लिए और दिक्कत हो गया है और गवर्नमेंट भी ओवरलुक कर रही है इसको। In any case, it is matter of some concern that the union government doesn't find urgency in a matter to extend civil rights to a class person who approach a constitutional court, both international and domestic, in the direction of expanding human rights. Jurisprudence necessarily means that the provision of marriage rights to same-sex and queer couples is only a matter of time. तो बहुत से इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखेंगे, कंट्री में देखेंगे, इसको अलाउ कर दिया गया है। और बहुत सारे जो लीगल हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में क्या है, मैरिज को कैसे देखा जाता है, डिफाइन किया जाता है। यूनियन ऑफ वन मैन विथ वन वुमेन वाज इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। तो 96 में एक आया था केस, उसमें कहा जाए कि एक मैन का वुमेन के साथ जो हो इनकंसिस्टेंट है। तो इसका मतलब उन्होंने एक वर्ड दिया था स्पाउस और हस्बैंड को, आफ्टर वर्ड इस वर्ड को यूज किया था। तो 2006 में फिर इनेक्ट किया गया इनेबलिंग द वॉलंटरी यूनियन ऑफ 2 पर्सन का यूनियन है ये, बस मैन एंड वुमेन का नहीं है। तो साउथ अफ्रीका का ये जजमेंट था। ऑस्ट्रेलिया में भी क्या किया गया, वहाँ भी द रिफॉर्म टू सिविल राइट्स ऑफ क्योर कम्युनिटी वेर प्रॉम्प्टेड बाय द ऑनरेबल माइकल किर्बी, then judge of the High Court of Australia, writing to the Attorney General of Australia asking the judicial pension scheme to extend to his gay partner of
क्या गया, उनको पेंशन भी दिया गया उनको, जो कि पेंशन में ऐसा कुछ बना रहता है सेम सेक्स मैरिज पे किसको दिया जाए, या तो उसके विडोर को दिया जाए या तो फिर विडो को दिया जाए। लेकिन यहाँ पर इसमें भी बताया गया कि भले ही वो गे थे उनको भी मिलना चाहिए। आफ्टर इनिशियल अपोजिशन फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, सेम सेक्स रिलेशनशिप इक्वल ट्रीटमेंट इन कॉमनवेल्थ लॉ जनरल लॉ रिफॉर्म एक्ट केम टू बी इनेक्टेड टू प्रोवाइड इक्वल इंटेलमेंट सी सेम सेक्स मैंने कि उनको इंटर सोशल सिक्योरिटी दिया गया, एम्प्लॉयमेंट दिया गया, टैक्सेशन दिया गया। इंग्लैंड एंड वेल्स में मैरिज सेम सेक्स कपल्स एक्ट इनेबल, वहाँ भी इंग्लैंड और वेल्स में देखेंगे सेम सेक्स का इनेक्टमेंट हो गया है। और मैंने इन सिविल सेरेमनी और विद रिलीजियस राइट्स। मोर रिसेंटली 2015 यूनाइटेड स्टेट्स को डिसाइड किया फंडामेंटल राइट्स टू मैरिज गारंटी टू सेम सेक्स कपल, फंडामेंटल राइट दिया गया। The case of these particular ushered in a landmark shift in the American position, allowing same-sex marriages to be recognized and treated on par with the opposite sex marriages. तो उसको भी एक रिकॉग्नाइज किया गया। While doing so, the Supreme Court of the United States held that denial marriage rights of same-sex couples to a grave and continuing harm, serving to disrespect and sovereignty gays and lesbian. Across the world, the recognition of the unequal laws discriminating against this LGBTQIA community has acted as a trigger to reform and मॉडर्नाइज लीगल आर्किटेक्चर टू बिकम मोर इंक्लूसिव इक्वल। तो ये सब चीज़ें खोने के लिए ऐसा इसे कुछ ट्रिगर किया कि हाँ भाई एक ऐसा लॉ बनाया जाए इंटरनेशनल लेवल पे भी सब या अपने अपने कंट्री में कि इनको राइट को इंक्लूसिव और इक्वल हो। जैसे इंडिया में क्या होता है, मैरिज करने के लिए अलग अलग, हिंदू का मैरिज का अलग एक्ट है, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज का अलग एक्ट है, मुस्लिम का शरीयत अलग एक्ट है, जो कि इतने इतने टाइम में जो 1955 में बना ये सब चीज़। एट प्रेजेंट दो द सेम सेक्स एंड क्योर अभी तक वो इंडिया में मैरिज आर नॉट क्लियरली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। इन द केस ऑफ अरुण कुमार एंड सिरजा भटसे द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड और दिस वन मदुरई बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मद्रास एम्प्लॉयड ए बेनिफिशियल पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। ब्राइड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट इंक्लूड्स ट्रांस वुमेन सी। तो उन्होंने एक जो भी एक एक्सेप्ट लिया सेंटेंस का, उन्हें बोला कि ब्राइड जो होती है इंडियन मैरिज में इंक्लूड्स ट्रांस वुमेन एंड इंटरसेक्स पर्सन आइडेंटिफाइंग एज वुमेन, देयरफॉर ए मैरिज सोलमनाइज्ड बिटवीन अ मेल एंड ट्रांस वुमेन बोथ प्रोफेसिंग द हिंदू रिलीजन इज डीम्ड टू बी वैलिड मैरिज अंडर दिस एक्ट। तो ट्रांस वुमेन भी है जिससे उन्होंने सेंटेंस को लिया है हिंदू मैरिज एक्ट से। द जजमेंट ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट बिल द टीनेंट्स लेट डाउन बाय द टीनेंट्स किया गया, कोई भी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को लिया गया वहाँ से। of the court India Saifijan, Ashokan, Kemi, others, wherein the right to choose marriage partner was considered to be constitutionally granted freedom. तो right to choose a partner हमारा एक freedom right है by the Supreme Court to held that see intimacies of marriages lie within a core zone of privacy which in violable and the society has no role to play our choice of partner। तो जो भी इंटीमेसीज ऑफ मैरिज का वो एक प्राइवेट प्राइवेसी का मैटर है, इसमें सोसाइटी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो ओनली लॉजिकल इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द रीडिंग दिस केस टुगेदर इट इज अपेरेंट दैट एनी लीगल और स्टैट्यूटरी बार टू सेम सेक्स एंड क्यूर मैरिज मस्ट नेसेसरली बी हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्पेसिफिकली वायलेटिव आर्टिकल्स 14, 15 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें भी बता रहा है कि जो हमारा नो लॉन्गर द पोजिशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट दैट मैरिज, तो गवर्नमेंट का अभी तक पोजीशन नहीं बना कि बायोलॉजिकल जो भी बॉन्ड का रिलेशन होता है मैरिज का, बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमन को ऐसे मान लेना चाहिए, तो अभी तक नहीं है। तो सी एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ मैरिज, तो मैरिज का स्कोप किस तरह तक किस लेवल तक एक्सपेंड कर सकते हैं। द डोमेन ऑफ मैरिजेस इंक्लूडिंग रिलीजियस मैरिजेस कैन नॉट बी इम्यून टू रिफॉर्म द रिव्यू, मतलब कि इसको जो भी रिलीजियस हमारे मैरिज होते हैं इसको भी रिफॉर्म करना, रिव्यू करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको रिव्यू नहीं कर सकते हैं। सी एग्जांपल ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस, तो तमिलनाडु में किया गया। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब कि उतने ताम झाम रिलीजियस जो चीज़ें होती हैं, यानी कि पृष्ठ को बुला के जो सब चीज़ें कर, जरूरी नहीं कि वो सब चीज़ें हो, बस क्या कि रिंग एक्सचेंज कीजिए, मंगलसूत्र, ये शादी हो गई। क्योंकि जितने ज़्यादा करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, इतने रिलीजियस चीज़ों में हम जाते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, इसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज। तो तमिलनाडु में इसमें फोकस किया गया। एंड तो लास्ट इसका जो पढ़ते हैं हम
ये पढ़ते सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द LGBTQIA communities today the law must expand the institution of marriage to include all gender sexual एंटिटीज। तो कहा कि सब एंटिटीज़ और जितने भी LGBT है उनको भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। एटलीस्ट 29 कंट्रीज इन द देखिए 29 कंट्री में लीगलाइज हो गया सेम सेक्स मैरिज। इट इज़ टाइम द इंडिया थिंग्स बियॉन्ड द बाउंड्री रिव्यू इज स्टिल लीगल आर्किटेक्चर in order to legalize marriage irrespective of gender identity and same sex orientation। तो बाउंड्री से लेकर स्पेक्ट्रम में आना चाहिए, यानी ब्लैक एंड वाइट से दुनिया से कलरफुल वाइट जिंदगी में जाना चाहिए। यही एडिटोरियल में बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। सी, इतने पेंडेमिक सिचुएशन में जहाँ पर बहुत सारे अभी तक पूरा ही नहीं हो रहे हैं, सप्लाई ही नहीं हो पा रहे वैक्सीन का, लेकिन एक कश्मीर भीवन एक जगह है कश्मीर में जहाँ की हैज़ बिकम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया का फर्स्ट विलेज हो गया है, जो कि पूरे लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। फर्स्ट डोज वाला जो पूरा हुआ पूरा वैक्सीनेशन हो चुका है। चैलेंजेस फेस बाय तो वहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए गए। पहले तो विलेजर्स क्या थे कि रिलेक्टेंट थे कि नहीं हमें नहीं दिलवाना है, और वो उस प्लेस पे तो एक कहा जाता है कि चाइना वुहान ही सेंटर हो गया है, जहाँ बहुत 4 लाख डिस्ट्रिक्ट में थे वो, इस डिस्ट्रिक्ट में ही है ये जगह। सी, बांदी पूरा डिस्ट्रिक्ट से कुछ किलोमीटर जाएंगे तो वहीं पर ये V1 जो हो विलेज मिलेगा, V1 विलेज। तो यहाँ पर 4 लाख लोग हैं, उसमें से बहुत सारे लोग को क्या हो गया था कि इन्फेक्टेड हो गए थे वायरस से। तो इसी के बारे में बताया गया कि कितना डिफ़िकल्ट वहाँ पहले तो यहाँ पर इसमें टेरेन देखेंगे, जितना भी रास्ते होंगे कितने डिफ़िकल्ट रास्ते हैं। ऊपर से लोग को भी इन्फॉर्मेशन भी उस जैसे हम लोग शहर में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन जो इस वे में मिलती है उनको भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। बस रेडियो होता है इन्फॉर्मेशन के लिए, उसमें से भी गाँव के लोग और शहर के जिसने रूमर्स होते हैं कि लगाने से वैक्सीन लगाने से मर जाते हैं लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग मर जाएंगे। लेकिन बार डॉक्टर गए, स्टाफ्स गए, वहाँ गए, लोगों को समझाया, लोगों को बताया कि बहुत ज़रूरी है इस चीज़ों को लेना। तो उसके बाद धीरे धीरे लोगों को विश्वास होने लगा, मेडिकल कैंप हुआ, बहुत सारा चीज़, धीरे धीरे लोगों को विश्वास होता गया और लोगों ने लगाना चालू किया, और पूरा मतलब वो गांव ही है, फर्स्ट विलेज हुआ, सबको मिल गया। तो ये बहुत इम्पैक्टफुल रहा। और इस कैसे कैसे इस चीज़ों को गया, इस V1 मॉडल को पूरे मतलब इंडिया में अगर लागू किया जाए तो क्या हो सकता है, पूरा एक दिन पूरा विलेज ही है पूरा हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस बार का इम्पैक्ट विलेज पे ही हुआ है। तो कैसे कैसे लोगों को किया गया, कैसे सब स्टेक होल्डर्स से, डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, रिपोर्टर्स थे, और जो भी इनके साथ गए थे लोकल कम्युनिटी लीडर थे, उन्होंने कैसे कैसे एक पॉजिटिव अप्रोच बनाया, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाया कि नहीं लेने से हमें बच सकते हैं, हम लोग मरेंगे नहीं तो बाद में बहुत सारे कॉस्ट हो सकते हैं इसके लाइफ के लिए। तो इसके बारे में उन्होंने बताया और लोगों ने लेना स्टार्ट किया। तो देखिए जैसा इन्होंने कुछ इसमें पैसेज को पढ़ते हैं, लॉन्ग पैसेज है, सीखते पहले ऐसा क्या हुआ था। बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है उसमें 3.9 लाख थे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, उसमें से 98 लोग डाइड हो गए थे कोवैक्सीन से। यहाँ देखिए इसमें आई हैड हर्ड ए लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स अबाउट द वैक्सीन, उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी तो हेजिटेंट थे कि भाई क्या होगा, लेने से कहीं मर तो नहीं जाएंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि V1 शॉट इनटू द लाइमलाइट व्हेन इट वाज डिक्लेयर्ड इंडिया फर्स्ट वैक्सीनेटेड विलेज, लाइमलाइट में आ गया कि भाई पहला है everyone aged 18 and above has received their first of COVID. This glory has led to big rush to a pro-vaccine movement in, तो वैक्सीन लेने के लिए मूवमेंट बहुत अच्छा हुआ कश्मीर में। एक रिमोट विलेज भी है, द लोकल फार्मर्स हर्डर्स एंड विलेजर रिज्यूम। तो जैसे हम लोग अभी बहुत सारे काम बंद है, कंपनी बंद है, कोचिंग बंद है, लेकिन वहाँ पर लोकल फार्मर्स ने अपना काम कर रहे हैं। वो लोग इंजॉय ग्रेजिंग, बेकिंग होप, जो भी है कैटल इंजॉय कर रहे ग्रेजिंग को, और यहाँ पे लोकल फार्मर्स हैं, विलेजर है, रिज्यूम अपना नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर चुका है। तो उनको भी प्रॉब्लम जो वैक्सीन, उनको भी फीवर, डिजीनेस, ये सब जो नॉर्मल जो इसमें हो रही वो सब हो रही हैं। व्यू मॉडल को आगे बढ़ाया जाए, इस पर वर्क किया जाना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर दिखेंगे टू वैक्सीनेट द पॉपुलेशन। इट वाज वन ऑफ द सच कंप्राइजिंग डॉक्टर्स, स्टेक होल्डर देखिए डॉक्टर थे, एक्सिलरी नर्स थे, मिडवाइफ थे, रिलेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर थे, आंगनवाड़ी वर्कर, बोथ लेवल ऑफ टीचर, सरपंच,
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर में वॉलंटियर इन्फ्लुएंस विजिटेड विवान, सबने ट्रेवल कैसी है, इतने स्टेक होल्डर लग जाए किसी काम पे, अपनी ईमानदारी से करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। देर बार हेजिटेंसी, पहले तो हेजिटेंस थे, बार बार दिखाया गया कि उनकी क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और कि पहले वहाँ के लीडर को और सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाया जाए, इन्फॉर्मेशन रूमर्स ना हो, रूमर्स को जितना भी सप्रेस करे और रियल जो इन्फॉर्मेशन लाएँ तो लोग भी इसमें क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे और उसका स्पॉन्सर करेंगे कि नहीं हाँ ये सब चीज़ें सही है, हम लेना चाहिए। वी हार्ड दैट आवर लिम्स वुड फॉल, वी वुड डाई। देखिए कितने रूमर्स थे कि उनके मतलब पैर हाथ सब गिर जाएंगे ये सब लेने से। तो ये सब चीज़ें से बहुत लोगों ने अभी भी वैक्सीन नहीं ले रहे हैं कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, जो कि ऐसा नहीं है। हमें वैक्सीन लेनी चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए, दूसरों की सुरक्षा के लिए भी, तब हर्ड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट बन पाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट तो कर रही है लेकिन हम लोग अपना सोसाइटी एज ए इंडिविजुअल अपना सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो इतने बड़े कंट्री को एक मतलब कि इम्पैक्टफुल बनाना इस वैक्सीन से बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कोरोना का स्प्रेडिंग आप लोग देखते ही हैं कि कितना जल्दी से स्प्रेड करता है कि तुरंत एक महीने के अंदर ही लोग मरने लगते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, हॉस्पिटल भर जाता है कि रोड पर ही रह पाते हैं, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं। तो हमें सबका चाहिए इसमें हेल्प। तो एज ए इंडिविजुअल, एज ए सोसाइटी, एज ए कम्युनिटी हम लोग को आगे आना होगा। इसी के बारे में बताया है, बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। The unaware of the glory, Tejas keeps looking at the sky, touching ridges of the Bandipura mountains where the vaccinated husband has gone to graze the cattle. I am waiting for him return। सीखिए उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें बहुत लोगों को पता भी नहीं कि उनका विलेज जो हो गया है पूरे मतलब एक इंडिया में फर्स्ट विलेज ऐसा हो गया है कि वैक्सीनेटेड हो गया है, तो फिर भी वो अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं। तो इससे हम लोग को सीखना चाहिए, इस मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट पे। अब इसमें देखिए इसमें यूएस का है। हाल ही में देखिए जिनेवा जो समिट हुआ उसमें दोनों प्रेसिडेंट बाइडेन और रशियन काउंटर व्लादिमीर पुतिन मिले, लेकिन यूएस से रशिया में बहुत ही अभी भी टसल चल रहा है, कौन किसे भरोसा करेंगे वो नहीं करेंगे। क्योंकि रशिया को तो उसने G8 से हटा दिया है कि जो कि क्रीमिया पे हुआ था, उसने अटैक किया था और उसको बहुत ही इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगाया था। तो इसमें हम कह नहीं सकते हैं कि कौन अभी इनका रिलेशन का क्या होगा। सी द एंड ऑफ द कॉल, यूएस रशिया ऑफ इंटरिंग इलेक्शन। और यूएस ने क्या रशिया पर इल्ज़ाम लगाया था कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप का हुआ था तो साइबर अटैक और इंटरनल मैटर में जो हुआ था इंटरनेट के थ्रू साइबर अटैक्स किया, क्रिटिसाइज स्टिपलिंग इंटरनेट डिसेंट को लेकर। द लीडर हेल्ड टॉक्स और क्रिटिकल इशू पर उन्होंने टॉक तो किया, ब्रिंगिंग डिप्लोमेसी टू द सेंटर स्टेट आफ्टर द समिट दे हैव स्टक कॉशियस ऑप्टिमिज्म दैट रूटेड इन सेल्फ इंटरेस्ट। तो उन्होंने सबने यूएस अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेगा और रशिया अपना। तो उनका जो था मेन प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल होना चाहिए, एक स्टेबिलिटी डायलॉग को इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो लेकिन दोनों में स्ट्रक्चरल इशू है वही तो जो वर्ल्ड वॉर के बाद नाटो एक्सपेंशन किया इसने यूएस ने, और इधर 2008 में जॉर्जिया वार, पर्टिकुलरली इन द रोमांस बिटवीन डेमोक्रेटिक रशिया एंड द वेस्ट, जो वार हुआ था जॉर्जिया में रशिया का, उसके बाद क्या हो गया था, अगेंस्ट हो गया था वेस्ट, और दोनों में एक लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। अनेक्सेशन, वही क्रीमिया का जो अनेक्शन हुआ था, टेंशन को और फिर से उजागर किया। रशिया वाज थ्रोन आउट ऑफ G8। तो क्या किया कि रशिया को G8 से हटा दिया गया, सैंक्शन किया, इकोनॉमिक सैंक्शन किया गया। मिस्टर बाइडेन ने पुतिन कैन नॉट रिजॉल्व दिस जियोपॉलिटिकल इशू इन, तो एक समिट से काम नहीं चलेगा, कितने समिट में इन लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा बेसिक उसी पे। तो साइबर अटैक्स रेड लाइन है रशिया का। तो विच हैड एमास ट्रूप्स ऑन यूक्रेन पर किया था, नाटो एक्सपेंशन हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि तुरंत नहीं सुलझ सकती है, इसी के बारे में आर्टिकल है। अब आते हैं इससे फेयर असेसमेंट। तो अभी रिजल्ट के बारे में आपने सुना ही होगा कि रिजल्ट का असेसमेंट सीबीएसई बोर्ड ने भी किया है कि द अनप्रेसिडेंटेड क्लास 10 इवैल्यूएशन सिस्टम मस्ट बी एन ओपन बुक टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस। तो कैसे कैसे इसमें हम इसको असेसमेंट कर रहे हैं, इसको किया जाना चाहिए। तो इसमें मेन पॉइंट है फॉर इंक्लूजन ऑफ क्लास 12 मास अनइवन एक्सेस टू डिवाइसेस ऑनलाइन कनेक्टिविटी। तो कैसे कैसे इसको एवेल्युएट करेंगे कि ऑनलाइन कनेक्टिविटी नहीं फाइनल स्कूल ईयर विद इम्पैक्ट ऑफ स्कोर्स ऑफ इवेंट रिजल्टिंग इन नॉन अपीयरेंस और मस्ट बी रिजॉल्व बाय रिजल्ट कमिटीज। तो क्या क्या इसको सॉल्व करने में कितने प्रॉब्लम आएगी इसके बारे में बताया गया है। सीबीएसई ने तो कह दिया कि हम इसको सॉल्व आउट कर देंगे, इशू को सॉर्ट आउट कर देंगे और असेसमेंट को लेकर, लेकिन देखते हैं इसमें कितनी प्रॉब्लम आएगी। और
देखिए इसी के बारे में क्या है, लेटर टू बी एडिटर पढ़ना चाहिए कि उससे पता चलता है कैसे हम लोग को लिखनी चाहिए, किसी भी चीज़ पे कमेंट कैसे करनी चाहिए। द असेसमेंट फार्मूला में द सुप्रीम कोर्ट्स अप्रूवल ऑफ द सीबीएसई फार्मूला, तो सीबीएसई का जो फार्मूला है असेसमेंट करने का उसको अप्रूव कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास 12 स्टूडेंट दिस ईयर वेलकम गिवन द सर्कमस्टांस द पैंडेमिक हैज टॉट स्टूडेंट इंपॉर्टेंस लेसन दैट दे कैन नॉट काउंट ऑन द अनयूजुअल 11th आवर प्रिपरेशन। तो पेंडेमिक तो सिखा दिया है कि अंत समय में कुछ नहीं करना चाहिए, अंत समय के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमें शुरू से ही प्रोएक्टिव डिसीजन लेकर रहना चाहिए, हमें काम करते रहना चाहिए कि हर चीज़ को सुधार के लिए, लास्ट आवर में ही सब कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं। दिस साइड वंडर्स हाउ 10 मार्क्स इंटू फिट टू डू, बहुत ही प्रॉब्लम है 10 मार्क्स को कैसे फिट करेंगे 12th में। सच ए बिजनेस स्टडीज अकाउंटेबिलिटी, 10th में अलग सब्जेक्ट होते हैं लेकिन 12th में आते ही अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो कैसे सेटलमेंट होगा, बहुत ही डाउट है। द डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय द पेंडेमिक ऑफ रिलेशन टू द गवर्नमेंट स्कूल बोर्ड्स एंड एजुकेशन मार्क एंड ग्रेड्स डिटरमाइंड ओनली बाय द एग्जामिनेशन। तो जो भी है एग्जामिनेशन के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। स्टूडेंट्स स्किल्स एंड एबिलिटी नॉट ऑफन टेक, जो भी एग्जाम लेते हैं लेकिन उनके स्टूडेंट के एबिलिटीज़ क्या है, स्किल्स क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हम भी जो भी करते हैं एग्ज़ाम के बेस में, एग्ज़ाम में जो अच्छे नंबर ला दिए वो सही हो गए, जो नहीं हुए ख़राब हो गए, लेकिन उनकी एबिलिटीज़ क्या है, स्किल्स क्या है, इस पर कहीं फोकस ही नहीं करते हैं। इसके बारे में ही इन्होंने बताया, इंस्टीड ऑफ गिविंग इंपॉर्टेंस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, हम थ्योरेटिकल को ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल को कम करते हैं। एजुकेशन मस्ट नेवर बी रिड्यूस टू द टेक्स्ट टू बेस्ड इन्फॉर्मेशन रोट, तो क्या होता है ज़्यादा फोकस एग्जामिनेशन पर रोट लर्निंग को प्रमोट होगा, यहाँ पर टेक्स्ट बुक प्रमोट होगा, एक इंडिपेंडेंट आइडिया जो क्रिएटिविटी और एनालिटिकल होना चाहिए वो इस पर नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, तो हम लोगों ने सब लगभग इम्पोर्टेंट जो भी है न्यूज़ को पढ़ लिया है। और बेसिकली जो ये मैं एडिटोरियल बता रहा हूँ उनके लिए जो हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश स्पेशली द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल को पढ़ना चाहते हैं, उनको वर्ड मीनिंग में दिक्कत होती है, सेंटेंस को समझने में दिक्कत होती है, स्पेशली उन्हीं के लिए है ये। और ऐसे तो न्यूज़पेपर्स 9th-10th के स्टूडेंट्स और ग्रेजुएशन के जो बाद में एग्ज़ाम राइट करना चाहते हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज, तो कैसे किसी चीज़ को समझनी चाहिए, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर की हैबिट रीड करने की कैसी लगानी चाहिए। उसके बाद एक बार आपको वो नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटी इकोनॉमिक्स पर ग्रैस्प हो जाएगा। इसके बाद में हमें हर एक सब्जेक्ट का क्लास भी, ऑनलाइन क्लास भी लूँगा मैं या वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप फ्रेशर हैं तो सब आपको बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा। और जितने भी चीज़ें हैं पहले तो न्यूज़पेपर को रीड कैसे करनी चाहिए, समझनी कैसे, उसके लिए थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हर एक सब्जेक्ट की होनी चाहिए। उससे क्या होगा, अच्छे तरह से समझ आएगा। लेकिन क्या करते हैं वो हिंदी न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहते हैं, जैसे दैनिक जनसत्ता पढ़ते रहते हैं और भी हिंदुस्तान पढ़ते, लेकिन उसमें जो एडिटोरियल है उसमें उस लेवल की नहीं है जिसमें जो हिंदू में रहती है। तो उनको चाहते तो है पढ़ना, लेकिन उनकी इंग्लिश उस लेवल की नहीं रहती है कि वो समझ सके, पढ़ सके, उनकी नॉलेज भी। इसलिए मैं लाइन बाय लाइन इस चीज़ों को बताता हूँ, पढ़ के समझाता हूँ, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आते हैं उसको भी बताता हूँ। और मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा जितने भी आज टुडे जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है जो आपको जाननी चाहिए। तो क्या होगा, धीरे धीरे आप वर्ड मीनिंग का आपका लिस्ट है बढ़ता जाएगा, इनको नोट डाउन कीजिए और धीरे धीरे एक समय आएगा सब वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में होगा, कुछ बेसिक नॉलेज भी होगा दिमाग में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी न्यूज़पेपर पढ़ने में। सो थैंक यू।